हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में आज चैप्टर 3 को शुरू करेंगे। यानी कहने का मतलब आज हम लोग अध्याय 3 को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अध्याय 1 और अध्याय 2 को ख़त्म किए हैं। तो आइए इस वीडियो में यानी अध्याय 3 से रिलेटेड जितना भी इसका इंट्रोडक्शन है उसको समझेंगे, ताकि अध्याय 3 में आगे चल के हमें कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। प्यारे बच्चों, ये जो है बैच जो है ये बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जो भी लोग 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप रिवीजन कर सकते हैं इस बैच में आपको कराया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से देखिएगा, दे रखा है अध्याय 3 और इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 का भी होने वाला है, उसके लिए ये बैच है। यहाँ से देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले आपसे कोई पूछ सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी एक वास्तविक संख्या है और a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का अगर कहीं भी आपको कोई भी समीकरण दिखे तो आप उसे कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले तो आपको बता दिया गया है चर राशि के बारे में, यानी जो लेटर a से लेके z तक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। ठीक है, अब चर राशि के बारे में तो आपको बहुपद वाले चैप्टर में डिटेल में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहा है कि a b c, जो मान लीजिए हम कोई भी समीकरण लिखे, जैसे हम लिखे 2x प्लस 3y और प्लस 5 और यहाँ पे हम बराबर में कितना कर दिए, 0 कर दिए। अब ये बोल है कि ए बी सी जो होना चाहिए ना, वो वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो कहने का मतलब वो है कि x के पहले लेटर ये दो जो है वो क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। ये y जो लिखा है, y के पहले जो यहाँ पे अंक है ये भी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मान लीजिए अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे x हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे 5 है और बराबर में 0 है, तो 0 में x से गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा, 0 में y से करेंगे 0 हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 5। इस वजह से a और b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला गया है a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या कहलाएगा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। दो चर अब कौन कौन सा हुआ, ये पहला चर हो गया और ये दूसरा चर हो गया। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में मतलब जोड़ा, यानी दोनों का क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इसको तो हम समझ लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसके हलों की संख्या के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होती है। जैसे x प्लस 2y यहाँ पे कर लीजिए, x प्लस 2y बराबर 10 है। ठीक है, तो हम क्या, जैसे मान लीजिए दिया रहेगा x प्लस 2y बराबर में कितना, 10 दिया है। अगर मान लीजिए इसके हलों की संख्या अगर पूछेगा कोई कि अनगिनत ही क्यों होती है, कैसे आप कह सकते हैं कि इसके हलों की संख्या अनगिनत होती है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, अगर हम x बराबर, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, अगर x बराबर 1 रखते हैं तब देखिएगा, तो x जहाँ x होगा वहाँ हम 1 रखेंगे, तो x यहाँ पे है तो हम 1 रख दिए, प्लस है तो प्लस 2y है तो 2y बराबर में 10 है तो 10 हो गया। ये क्या है, प्लस का 1 है। जब इसका पक्षांतर करेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10, और माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब y का मान जो होगा 10 में से 1 गया, 9 हो गया, और y के साथ में 2 गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब y का मान यहाँ पे कितना आ गया, 9/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम x बराबर 2 को रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 और प्लस में हो जाएगा 2y और बराबर में हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पे 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10, और ये क्या है, प्लस का 2 है। जब इसका पक्षांतर करके बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया, कितना हो गया, 8 हो गया। y बराबर निकालेंगे तो 8 और बटा में कितना हो जाएगा, 2, 2 चौका कितना हो गया, 8 हो गया। यानी आप कह सकते हैं y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे ही x बराबर अगर 3 रखेंगे तो यानी आप x के जगह पे कुछ भी रखिएगा, उसका मान जो है अलग अलग आता रहेगा। इस वजह से हम बोलते हैं कि इसके हलों की संख्या जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत होता है। अब आइए इसके नेक्स्ट वाले को समझते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण एक तो हो गया, मान लीजिए
एक्स प्लस, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको मिटा के, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखें एक्स प्लस 2y बराबर 10 लिखे थे, तो ये तो हमारा पहला समीकरण हो गया। फिर लिख दिए यहाँ पे x प्लस 3y बराबर 15 लिख दिए, ये जो है ये दूसरा समीकरण हो गया। तो इस वाले युग्म को यानी इन दोनों को मिला देंगे, दोनों समीकरण को हम एक साथ लिख दिए, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, एक युग्म हुआ, ठीक है। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक साथ लिख देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 एक रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या हो, और a1 b1 a2 b2 इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि हम अभी आपको तुरंत पढ़ाए हैं कि जो है ए बी सी, जो ए बी सी में क्या होना चाहिए, ए और बी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये दो, अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इसको x को 0 कर देगा, अगर b के जगह पे 0 लेंगे तो y के जगह पे 0 हो जाएगा, तो केवल हमारे पास ये अचर राशि ही बचेगा, तो ये समीकरण नहीं कहलाएगा। इस वजह से a और b क्या होना चाहिए, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर नीचे वाले में यानी ये जो है a2 और b2 जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 होगा तो केवल कितना बच जाएगा, हमारे पास c बच जाएगा, जो कि एक समीकरण का रूप नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की दो विधियाँ होती है। इसको हल करने के लिए दो विधि का यूज करते हैं। कौन कौन सा विधि है, तो पहला जो है वो ग्राफीय विधि, जिसको हम ग्राफ खींच के आपको बताएंगे कि कैसे कैसे होता है, आगे वाले एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है। और दूसरा है बीजगणितीय विधि, ठीक है। बीजगणितीय विधि को प्यारे बच्चों 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है ब्रजगुणन विधि, ठीक है। आगे के क्लासों में जाएंगे तो हमें 5 विधि पढ़ना है, लेकिन हमें 3 ही विधि दिया है बुक में, तो हमें 3 ही विधि से मतलब है, ठीक है। तो आइए इतना को तो हम लोग समझ लिए, अब इसके बाद वाले को हम लोग समझते हैं। आइए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या के बारे में जानते हैं कि इसके हलों की संख्या कब कितना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या कब कैसे होता है, इसको समझते हैं। तो मान लीजिए ये y है, जब भी हम ग्राफ खींचेंगे तो पहले x अक्ष को खींचते हैं, ये x हो गया और ये x डैश हो गया, दूसरा y है और ये y डैश हो गया, ठीक है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर अगर काटेंगी तो ये इसका जो हलों की संख्या होगा वो कितना होगा, तो अद्वितीय हल होगा। यानी अद्वितीय हल कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि इसके हलों की संख्या 1 होगा। दूसरा जो है, पहला y है और दूसरा y डैश है, x है और x डैश है। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, अगर समानांतर नहीं भी है, अगर कहीं पे भी किसी को नहीं काटेंगी दोनों रेखाएं, तो कह सकते हैं कि उसके हलों की संख्या क्या होगा, तो इसमें कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तीसरा जो है, यहाँ पे x है और ये x डैश है, y है और ये y डैश है। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाए, ये जो है पहला रेखा है और ये जो है इसके ऊपर से दूसरा रेखा क्रॉस किया है, तो जब भी दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाए तो इसके हलों की संख्या क्या होता है, तो इसमें जो है अनेक हल होता है। अगला जो है, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछता है। आपको दे देगा, कहेगा a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 अगर दिया तो इसका ग्राफीय जो निरूपण है, यानी आप कहने का मतलब ये जो है ये ग्राफीय निरूपण है। तो अगर हम ग्राफ खींचेंगे a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 का, तो कैसा होगा रेखा, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कौन है, तो आप कह सकते हैं ये जो है एक दूसरे को ये क्या कर रही है, एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब ऐसा प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होगा, तो इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होता है, तो केवल इसका एक हल होता है। दूसरा जो है, आप इस पहले तो इसको समझ लीजिए, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 कैसे होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे 2x और प्लस 3y और बराबर प्लस 5 और बराबर में हम यहाँ पे लिख दिए 0, ये एक समीकरण हो गया। दूसरा लिखते हैं यहाँ पे 4x और प्लस में आपको कर देते हैं यहाँ पे 6y नहीं 9y कर दीजिए, 9y और प्लस में 6 और बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये a का मान हो गया, ठीक है। तो a1 बराबर यहाँ पे कितना हो गया, तो कहिएगा 2 हो गया। b1 बराबर कितना हो गया, तो आप कहिएगा 3 हो गया। और यहाँ पे c1 बराबर कितना हो गया, तो 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिएगा a2 बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया। b2 बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पे 9 हो गया। और यहाँ से c2 बराबर कितना हो गया, तो 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें तो किससे मतलब है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 से। हम यहाँ पे a1 बटा a2 और यहाँ पे लिखे बराबर b1 बटा
B2 और बराबर में हम लिखे C1/C2। हम इसी तरह अभी लिख के आपको समझा रहे हैं। तो A1/A2, A1 का मान कितना है 2 है, A2 का मान कितना है 4 है, बराबर है। तो बराबर B1 का मान कितना है 3 है और B2 का मान कितना है 9 है और C1 का मान कितना है 5 है और C2 का मान यहाँ पे 6 है। तो ये तो कट गया कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 के 9 हो गया और ये कटेगा ही नहीं। कहने का मतलब है 1/2 जो है वो 1/3 के बराबर है, तो आप कहिएगा नहीं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये तो बराबर नहीं है और 1/3 जो है वो 5/6 के बराबर है, नहीं है, या फिर 1/2 के बराबर है, नहीं है। तो आप लिख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कोई जो है इसमें आपस में बराबर नहीं है। तो हमें तो केवल इससे मतलब था A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 से मतलब था, और यहाँ पे ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इसका कितना हल होगा, तो केवल एक हल होगा। ठीक है, इससे हम मालूम कर इसी अगर समीकरण दिया रहेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2, उसी से हम मालूम कर सकते हैं कि क्या क्या होगा। ग्राफीय निरूपण भी मालूम हो सकता है और बीजगणितीय निरूपण भी मालूम हो सकता है। ठीक है, जैसे हमको दिया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी जब तीनों बराबर होंगे तो क्या होगा, तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो संपाती रेखाएं होगा, और बीजगणितीय निरूपण जो होगा वो क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, अब आइए इसके बारे में भी हम समझते हैं कैसे कब समीकरण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, मैं एक समीकरण यहाँ पे लिखूंगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे 2x + 3y + 10 और बराबर में हम 0 लिखे। दूसरा समीकरण लिखते हैं 4x + 6y + 20 और बराबर में 0 लिखे। ठीक है, तो यहाँ से A1 का मान, अगर हम A1 को लेते हैं तो A1 का मान हो जाएगा 2 और यहाँ पे A2 का मान हो जाएगा 4। ठीक है, बराबर का हम इसी तरह चिन्ह लगा रहे हैं, अगर जो बराबर होगा उसको बराबर कर देंगे, जो बराबर नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ A2 का मान कितना है, B1 का मान यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ पे B2 का मान कितना है 6 है, फिर बराबर का चिन्ह, यहाँ पे C1 का मान कितना है 10 है और यहाँ पे C2 का मान कितना है, तो यहाँ पे 20 है। ठीक है, अब आपस में इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 10 एकम 10 और 10 दूनी के 20 हो गया। पता ये चला कि यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यानी सभी आपस में बराबर हो गए। तो आप लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो अगर आपको एग्जाम में अगर इस प्रकार का अगर 2 समीकरण दिया होगा तो आप कह सकते हैं इसका जो होगा ग्राफीय निरूपण वो क्या होगा, तो संपाती रेखा होगा, और इन दोनों समीकरण का जो है बीजगणितीय निरूपण जो होगा वो क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, इसमें x y z का मान आप रखते रह जाइएगा, इसका अनेक हल निकल के आएगा। फिर है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। तो कैसा होगा इसका ग्राफीय निरूपण, तो समानांतर रेखा होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, यानी कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यानी बीजगणितीय निरूपण जो होगा वो क्या होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं और इससे मालूम कर सकते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। इसमें भी अगर मान लीजिए A1/A2 और B1/B2 अगर बराबर है, जैसे मैं आपको यहाँ पे 2 समीकरण लिख के बता दे रहा हूँ, जैसे 3x + 6y + 10 और बराबर में 0 दिया। ठीक है, और दूसरा दे दिया यहाँ पे 6x और प्लस में 12y और प्लस में 9 बराबर 0 दे दिया। तो आप कहिएगा पहले तो A1/A2 निकालिएगा, तो A1 का मान 3 हो गया और यहाँ से A2 का मान कितना हो गया, तो 6 हो गया। बराबर करेंगे, B1 का मान 6 है और यहाँ पे B2 का मान 12 है, यहाँ पे C1 का मान 10 है और C2 का मान 9 है। तो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो गया, यानी यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है। तो ये दोनों तो बराबर हो गए। तो कह सकते हैं A1/A2 बराबर में B1/B2 और यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो C1/C2। ठीक है, इस प्रकार ये जो है इसका अगर आपको ग्राफीय निरूपण मालूम करना होगा तो समानांतर रेखा होगा, बीजगणितीय निरूपण में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का चैप्टर इंट्रोडक्शन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।